तो भाई 11th क्लास की ना फिजिक्स की क्लास चल रही है और फिजिक्स की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर चुके थे, उसकी एक क्लास हो चुकी थी। एक कुछ बच्चे नए दिख रहे हैं मुझे, तो भाई जिन लोगों की पिछली एक क्लास छूट चुकी है और अगर वो चाहते हैं पिछली क्लास करना, तो मैं आप लोगों को अपना नंबर दे दूं। मेरा नंबर है 9818373701। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर कॉल करके ना मुझसे बोल दो, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे ये क्लास जो लास्ट क्लास छूट गई थी वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा, आप उससे देख लीजिएगा। उसमें शायद छोटी सी टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ गई है, बाकी हाँ पूरी क्लास ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये नंबर आप नोट कर लीजिए अगर आपको पिछली क्लास चाहिए तो। ठीक है, अब सभी लोग ना अपना अपना माइक बंद रखेंगे और मैं अब उसके आगे की चीज स्टार्ट करूँ। फिलहाल हमने लास्ट क्लास में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा था, क्योंकि कुछ चीजें तो इसमें चली गई थी कि साइंस क्या होता है, फिजिक्स क्या होती है, बायोलॉजी क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है। थोड़ा सा ही हम स्टार्ट कर पाए थे चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम था मोशन इन अ स्पेस। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? एक मिनट। आ रही है अब चेक कीजिए सर, आप आ रही है आवाज आप लोगों को? नो सर आवाज नहीं आ रही। आवाज अभी भी नहीं आ रही? आ रही है भैया। भाई ये कौन है जो कह रहा है आवाज नहीं आ रही? कोई प्रॉब्लम है आपको? आवाज सच में नहीं आ रही आपको? क्योंकि मेरी तरफ से तो सब कुछ एकदम क्लियर है। आ रही है भैया आवाज। आवाज आ रही है? ठीक है, ओके चलिए। तो फिर ठीक है भाई, जिनको आवाज नहीं आ रही थी मैं एक बार छोटा सा फिर से रिपीट कर दूं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, पिछली एक क्लास हो चुकी है। अगर किसी बच्चे को वो पिछली क्लास चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि सर मुझे लास्ट क्लास चाहिए, मैं आपको वो क्लास दे दूंगा। ये ओके, चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। मैं इसे रब कर रहा हूं। तो देखो भाई, पिछली क्लास में ना मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था कि रेस्ट किसे कहते हैं। मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया था कि मोशन क्या होता है, और मैंने आपको ये बताया था कि रेस्ट और मोशन सिर्फ और सिर्फ दो डेफिनेशन नहीं है, ये कंसेप्ट है। और आपको ये समझना होगा कि ये कंसेप्ट क्या होता है। और ये कंसेप्ट मैंने समझाने के बाद आपको ये बताया था कि रेस्ट एंड मोशन ये दोनों की दोनों रिलेटिव टर्म्स होती है। अगर आप किसी से रिलेट नहीं करोगे ना, तो आप कभी ये नहीं बता सकते, आप कभी भी ये नहीं बता पाओगे कि कोई चीज रेस्ट पर है या फिर कोई चीज किस पर है, मोशन। इन चीजों का आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना होगा। और इस चीज के बारे में मैं लास्ट क्लास में आपसे बात कर चुका था। मैंने आपको ये भी बताया था कि कई बार वाइवा में ये सवाल पूछ लिया जाता है कि क्या कोई ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर रेस्ट और मोशन में हो सकता है, और मैंने इसका जवाब दिया था हाँ, एक ही ऑब्जेक्ट एक टाइम पर रेस्ट पे भी हो सकता है और एक ही ऑब्जेक्ट उसी टाइम पर किसी दूसरी सिचुएशन में मोशन में भी हो सकता है। अब इस चीज के लिए आपको पिछली क्लास देखनी पड़ेगी, तो पिछली क्लास का लिंक मुझसे ले लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा, तब आपको ये बात समझ में आएगी। लेकिन अभी जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो आपको पूरा पूरा क्लियर वे में समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं मैं उनके बता दूं एक बारी कि मैं यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ाऊंगा, जो कुछ भी बताऊंगा, आप लोगों को उसे कॉपी पे नोट करने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ ना पढ़ाने के बाद प्रॉपर वे में उसके नोट्स अपने हाथ से लिख करके एक व्हाट्सएप का ग्रुप है मेरा, उसमें मैं डाल देता हूँ। आप लोगों को वो ग्रुप ज्वाइन करना है तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और उस अभी तक कुछ दिनों के लिए जो क्लासेस हैं वो बिल्कुल फ्री हैं। कुछ दिनों के लिए ये जो क्लासेस है वो फ्री हैं। आप अभी और मुझे बोलेंगे तो मैं व्हाट्सएप पे इसको आपको ऐड कर दूंगा ग्रुप में, और उसी में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। आप लोगों को ज्यादा लिखने या नोट करने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी अगर कोई चाहता है कि नहीं मुझे नोट करना है तो नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सब कुछ मैंने नोट्स में प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन वगैरह सब लिखी हुई है, मैं आपको वो चीज दे दूंगा। ओके, अब सुनिए ध्यान। अब आज की क्लास में हम एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, स्केलर और एक वेक्टर। आप सभी लोगों ने स्केलर और वेक्टर के बारे में जरूर सुना होगा कि स्केलर किसे कहते हैं, वेक्टर किसे कहते हैं। प्लीज अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। किसी बच्चे का कैमरा ऑन है? कैमरा ऑफ कैसे करते हैं? एक मिनट मैं कर देता हूँ। ठीक है जी, कोई नहीं, मैंने कर दिया ऑफ।
अब सुनिए जरा ध्यान से, थोड़ा सा ना कुछ बच्चे नए हैं तो उन्हें इतनी जानकारी है नहीं, इसकी वजह से हो रहा है। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने ना टर्म सुनी होगी स्केलर और दूसरी टर्म सुनी है वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर कौन सी वो चीजें हैं जिन्हें हम स्केलर और वेक्टर नाम देते हैं। वो चीजें क्या हैं जिन्हें हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं और वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, वो होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो स्केलर और वेक्टर्स क्या होते हैं उससे पहले आपको समझना होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहा जाता है। तो सुनिए, मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ हेडिंग आज की क्लास की, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। तो सुनिए, सबसे पहले आपको बताता हूं व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और किसे कहते हैं, सुनना ध्यान से। हर वो चीज जिसकी मदद से हम कुछ भी मेजर करते हैं, कुछ भी नापते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी। कुछ भी ऐसा जिसकी मदद से आप कोई चीज मेजर कर पाते हो, आप उसे फिजिकल क्वांटिटी कहोगे। ये मैं सिंपल और आसान शब्दों में समझा रहा हूं। आप एग्जाम में इसे कैसे लिखोगे वो बात मैं अभी आपको बताऊंगा, और नोट्स में तो मैंने उसको लिखा ही हुआ है। कुछ भी ऐसा जिसकी मदद से आप किसी दूसरी चीज को नाप सकते हो, मेजर कर सकते हो, उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर कोई आपसे ये कहे कि मेरे इस मार्कर का साइज बताओ कितना है, तो आप इस मार्कर के साइज को नापने के लिए आप क्या नापेंगे, इसकी लेंथ। इसका मतलब आपने मार्कर के साइज को नापने के लिए लेंथ को मेजर किया, तो लेंथ जो है ये क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस बोर्ड का साइज बताओ जिस पे मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप इस बोर्ड के साइज को नापने के लिए क्या मेजर करोगे इसका, तो आप बोलोगे सर हम इसका एरिया मेजर करेंगे। तो ये जो एरिया है ये क्या है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। मेरे पास एक बॉटल है जिसमें पानी भरता हूं मैं, और उस बॉटल में मैं पूछूं कितना पानी आ जाएगा, तो आप उसके लिए क्या नापोगे, बॉटल का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है वो क्या होगी, एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि यार मैंने इस बोर्ड को छुआ और छूने पर ये मुझे ठंडा लगेगा या गर्म लगेगा, इसके लिए मैं इसका क्या मेजर करूं, तो आप कहेंगे कि टेम्परेचर मेजर करो। तो टेम्परेचर क्या हो गया, ये भी होती है एक फिजिकल क्वांटिटी। अगर किसी सामान को मैं उठाता हूं, वो मुझे हल्का लगेगा या भारी लगेगा, उसके लिए मैं उसका क्या मेजर करूं, तो आप बोलेंगे उसका वेट मेजर करो। तो वेट क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी। कोई चीज कितनी तेजी से आगे जा रही है या कितनी तेजी से मेरी तरफ लौट करके आ रही है, उसके लिए मैं क्या मेजर करूं, उसकी स्पीड। तो स्पीड क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं मुक्का मारूंगा तो ये बोर्ड या ये दीवार टूटेगी या नहीं टूटेगी, वो डिपेंड करता है कि मैंने कितनी ताकत से मुक्के को मारा। इसका मतलब मैंने कितनी ताकत लगाई, ये आप कैसे मेजर कर पाओगे, जब आप मेजर करोगे फोर्स। तो फोर्स को आप क्या बोलोगे, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी चीजें। इसका मतलब कुछ भी ऐसा जिसकी मदद से आप लोग किसी ना किसी चीज को मेजर करते हो, किसी ना किसी चीज को नापते हो, हर उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, वेट हो गया, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, मोमेंटम हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, कुछ भी, ये हर चीज किसी ना किसी चीज को नापती है, मेजर करती है, इसलिए हम इन सभी चीजों को क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो अब आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गया कि अच्छा फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है। लेकिन हम फिजिक्स में इसको थोड़ा ज्यादा अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं। अब सुनिए जरा, आपको इसे एग्जाम में लिखना क्या होगा और एक्चुअल में हम इसे किस तरह से डिफाइन करते हैं। देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है ना, उनका मेजरमेंट हम ना अलग अलग तरीकों से करते हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती है जिन्हें हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिन्हें हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, उन्हें हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला भाई एक काम करो, इस मार्कर का साइज बताओ कितना है, तो आप क्या करोगे, आप एक स्केल लाओगे, यहां से लेके यहां तक रख करके स्केल को रख के और नाप करके बता दोगे कि सर इस मार्कर का साइज 5 सेंटीमीटर है। तो आपने इसकी लेंथ को डायरेक्टली मेजर कर लिया, तो मैं बोलूंगा कि लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है और मैंने इसको डायरेक्टली मेजर कर लिया। लेकिन अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, चलो बताओ इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है, तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो डायरेक्टली एरिया नाप के दे देगा, आप बोलोगे नहीं। तो आप कैसे निकालोगे इसका एरिया, आप बोलोगे मैं पहले इसकी लेंथ मेजर करूंगा, फिर इसकी ब्रेड्थ मेजर करूंगा, और फिर एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया इसी से निकलता है, और उसके बाद मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया। तो क्या आपने एरिया को डायरेक्टली मेजर किया, आप बोलोगे नहीं। तो कैसे मेजर किया, आपने मेजर किया लेंथ को
ब्रेथ को और इनकी मदद से एरिया को मेजर कर लिया, तो इस बार जो मेजरमेंट आपने किया आप उसे बोल सकते हो कि हमने इनडायरेक्ट मेजरमेंट किया, किसी और चीज की मदद से किसी और चीज को नापा। इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं या इनडायरेक्टली भी मेजर कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात क्या बताता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना, आखिर ये फिजिकल क्वांटिटी किस काम आती है। देखो अब मैं इसकी डेफिनेशन समझाता हूं आप लोग। सिंपल वे में अगर बोला जाए तो कहते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज का इस्तेमाल किया जाता है फिजिक्स के लॉज को एक्सप्रेस करने के लिए। इसका क्या मतलब है, सुनिए ध्यान से। मान लीजिए मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखा स्पीड, तो आप सभी लोगों को पता है कि स्पीड क्या होती है। ये स्पीड होती है किसी भी चीज के ये मेजर करने के लिए कि कोई चीज कितनी तेज चल रही है या कितनी धीरे चल रही है। अगर मैं बोलूं कि किसी चीज की स्पीड बहुत ज्यादा है तो आप बोलोगे इसका मतलब वो चीज बहुत तेज चल रही है, और अगर मैं बोलूं किसी चीज की स्पीड बहुत कम है तो आप बोलेंगे वो चीज बहुत धीरे चल रही है। और अगर मैं बोल दूं कि किसी चीज की स्पीड 0 है तो आप बोलेंगे सर वो चीज चल ही नहीं रही, वो किस पर है, रेस्ट पर। इसका मतलब स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है जो ये नापती है कि कोई चीज कितनी तेजी से चल रही है या कितनी धीरे चल रही है, या फिर वो चल भी रही है या फिर वो रुकी हुई है। इसका मतलब स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी। और आप लोगों को ये भी पता है कि डिस्टेंस जो होता है वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस ये बताता है कि कोई चीज कितनी दूर है या दो चीजों के बीच में कितनी ज्यादा दूरी है। ये कौन नाप के देगा, डिस्टेंस। इसके अलावा टाइम होता है, टाइम भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। इसका मतलब ये हुआ स्पीड भी फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस भी फिजिकल क्वांटिटी, टाइम भी फिजिकल क्वांटिटी। अब मैंने क्या किया, इन दोनों के नीचे बीच में एक लाइन डाल दी, तो ये हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पर इक्वल टू का निशान डाल दिया। और ये देखो जी हमारे पास एक सिंपल सा रिलेशन आ गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा यार स्पीड, डिस्टेंस और टाइम तीनों फिजिकल क्वांटिटीज थे, ये तीनों के तीनों मिले और इनके बीच में एक रिलेशन आ गया। एक तरह से कहा जाए तो फिजिक्स की बातों को एक्सप्रेस करने के लिए ना हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया फिजिकल क्वांटिटीज का, और इनको मिला करके इनका एक रिलेशन बना दिया। इतना ही नहीं, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एफ क्या दिखाता है तो आप बोलेंगे सर एफ का मतलब है फोर्स, एम का मतलब क्या है, मास, ए का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन। तो आपको पता है फोर्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, ए मतलब एक्सेलरेशन क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करूं तो यही फोर्स के इक्वल आता है। तो ये देखो F इज इक्वल टू एम ए, ये चीज भी आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी। तो आप बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज जो थी इनको हमने मिलाया और फिजिक्स का एक लॉ बना दिया कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पता ये चला कि फिजिकल क्वांटिटीज का इस्तेमाल किया जाता है फिजिक्स के लॉज को एक्सप्रेस करने के लिए। इसीलिए अगर पूरी बात बोलूं तो मैं ये कहूंगा कि वो सभी क्वांटिटीज जिन्हें हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर करते हैं और उनकी मदद से हम फिजिक्स के लॉज को एक्सप्रेस करते हैं, उन सभी क्वांटिटीज को क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी। तो आप लोगों को ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी। आप इसे क्या लिखेंगे या मैंने नोट्स में इसे क्या लिखा है आप सुन लीजिए। मैंने लिखा हुआ है ऑल दोज क्वांटिटीज which can be measured directly or indirectly। वो सभी क्वांटिटीज जिन्हें हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, एंड इन टर्म्स ऑफ विच, और जिनकी टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ विच ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, या इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और इन्हीं को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखेंगे तो लिख दीजिए स्पीड, टाइम, लेंथ, मास, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, एनर्जी, वर्क, पावर। ये सब कुछ जो भी आप फिजिक्स में पढ़ेंगे वो सारी चीजें क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी। तो आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहा जाता है, और इसकी डेफिनेशन मैंने नोट्स में लिखी है, आप वहां से आराम से देख सकते हैं। अगर आप चाहो इसे लिखना तो लिख लो जो भी मैंने लिखा है, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब हम बात करते हैं इसके आगे की, फिजिकल क्वांटिटीज के आगे वाले कंसेप्ट की। सुनना ध्यान से भाई, जो चीजें मैं बता रहा हूं ना ये पूरी फिजिक्स में हर जगह काम आएंगी।
अभी आपका बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट चल रहा है फिजिक्स का। अब सुनो, कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को ना दो हिस्सों में बांटा गया है, और ये जो दो हिस्से हैं इसमें से हम एक हिस्से को बोलते हैं, दो पार्ट में डिवाइड किया गया जिससे हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, और दूसरा होता है जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। एक को बोलते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटीज और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। हम इसको दो हिस्सों में पढ़ते हैं। इसका बोलते हैं कि इसके दो टाइप्स होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटीज होती हैं और क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज। अब समझना कि स्केलर क्वांटिटीज किसे कहते हैं, वेक्टर किसे कहा जाता है। वैसे मैं आप लोगों को स्केलर और वेक्टर दोनों के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन आपको मैं पहले स्केलर के बारे में बताऊंगा, आपको इसके बारे में कुछ कुछ बातें समझ में आएंगी, लेकिन ना जब स्केलर पूरा पढ़ा लूंगा ना तो आप थोड़ा डाउट में रहोगे, यार इतने अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। आप इंतजार करना, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा वेक्टर, और जैसे ही मैं वेक्टर को पूरा पढ़ा दूंगा ना और खत्म कर लूंगा वेक्टर को, खत्म करते ही तुम्हें समझ में आ जाएगा अच्छा स्केलर इस चीज को कहा जाता है और वेक्टर इस चीज को। तो थोड़ा इंतजार करना, मैं पहले स्केलर के बारे में बताने जा रहा हूं, उसके बाद बात करेंगे किसकी, वेक्टर की। तो सुनिए, सबसे पहले व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। कहते हैं कि वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। यानी कि मैं यहां पर लिखूं तो इस जगह पर मैं लिख देता हूं दैट इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ओनली। सिर्फ और सिर्फ इनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, मगर इनके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। अब बात यह आती कि सर इसका क्या मतलब है कि इनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती। तो पहले सुनो, वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उसे हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। अब मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मात्रा, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कोई चीज कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, वो चीज नापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मैग्नीट्यूड का। अब इसको जरा समझते हैं कि आखिर ये है क्या। मान लीजिए आप लोगों के पास एक बाल्टी है, और माइक बंद कर लीजिए भाई, किसी बच्चे का माइक ओपन रह गया। ओके, मान लीजिए आप लोगों के पास एक बाल्टी है, उस बाल्टी में पानी भरा हुआ है। मैं आपसे पूछूं कि बताना जरा इस बाल्टी में कितना पानी भरा है, आप बोलोगे सर बाल्टी पूरी भरी हुई है। मैंने बोला कितना पानी भरा है, तो आप बाल्टी का वॉल्यूम नापोगे। मान लीजिए 20 लीटर पानी है उसमें, तो आप बोलोगे पानी का जो वॉल्यूम है वो 20 लीटर है। तो आपने जो 20 लीटर मुझे बताया, ये आपने पानी की क्वांटिटी बताई, पानी की मात्रा बताई, पानी का अमाउंट बताया। ये जो अमाउंट है ना, ये जो क्वांटिटी है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। इसी को फिजिक्स में कहा जाता है कि बाल्टी में भरे हुए पानी के वॉल्यूम का मैग्नीट्यूड बताओ। तो पानी के वॉल्यूम का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 20 लीटर। अब मान लो मैंने बाल्टी को आधा खाली कर दिया, तो अब उसकी क्वांटिटी कम हो गई पानी की, तो अब मैं बोलूंगा पानी के वॉल्यूम का मैग्नीट्यूड पहले 20 लीटर था, अब सिर्फ 10 लीटर है। और मान लो पूरी बाल्टी खाली हो, मैं बोलूं कितना पानी है इसके अंदर, तो आप बोलोगे जी पानी के वॉल्यूम का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 0। इसका मतलब है मैग्नीट्यूड बताता है कोई चीज कितनी ज्यादा है, कितनी कम है, उसका अमाउंट क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, यही चीज कौन बताता है, मैग्नीट्यूड। अब मैं तुम्हें बोलूं अच्छा पानी बाल्टी में 20 लीटर भरा हुआ है, चलो अब इस 20 लीटर पानी के वॉल्यूम की डायरेक्शन भी बता दो। तो आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, वॉल्यूम की कौन सी डायरेक्शन होती है, वॉल्यूम में खाली इतना पूछेंगे कि कितना वॉल्यूम है पानी का, तो मैं बताऊंगा कम है, ज्यादा है, बहुत कम है या बहुत ज्यादा है। ये इसमें डायरेक्शन वाली बात कहां से आ गई, इसका मतलब वॉल्यूम के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वो कम या ज्यादा हो सकता है, मगर वॉल्यूम की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए आप बोलोगे वॉल्यूम जो है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। मान लो मेरे पास एक 1 मीटर लंबी रॉड है, तो आपसे कोई पूछे कि भाई इस रॉड की लंबाई का मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप बोलोगे 1 मीटर। अब मैं बोलूं अच्छा लंबाई का मैग्नीट्यूड 1 मीटर है, चलो अब इसकी डायरेक्शन भी बता दो लेंथ की। तो अब आप बोलोगे सर लेंथ की कौन सी डायरेक्शन होती है, 1 मीटर लंबी रॉड तो 1 मीटर लंबी होती है। अब मैंने आपको बता दिया इसकी लंबाई 1 मीटर है, अब इसमें डायरेक्शन जैसा कुछ है ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं बनता कि इसकी डायरेक्शन के बारे में आप बात कर रहे हो। तो इसका मतलब लेंथ क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, खाली मैग्नीट्यूड होता है उसका। अगर मैं 1 मीटर लंबी रॉड में एक और मीटर लंबी रॉड जोड़ दूं, तो 1 मीटर प्लस 1 मीटर, अब 2 मीटर लंबी रॉड हो गई। अब लंबाई का मैग्नीट्यूड 2 मीटर हो गया, और पहले कितना था, 1 मीटर था। लेकिन क्या मैंने लंबाई को बढ़ाने से इसकी क्वांटिटी को बढ़ा दिया, अमाउंट को बढ़ा दिया, लेकिन क्या उस रॉड की लंबाई की कोई डायरेक्शन भी होगी? आप बोलोगे नहीं, लंबाई की कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसका मतलब लेंथ जो है वो भी कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी। अच्छा मान लो एक काम करते हैं,
यहाँ मैं ना अभी एक क्लास में पढ़ रहा हूँ, इस क्लास में बहुत सारे डेस्क रखे हो। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप एक काम करो, ये क्लास के सारे डेस्क उठाओ और इसको क्लास से बाहर निकालो। अब आपने इनको बाहर निकालना स्टार्ट किया, बहुत मेहनत की और सारे डेस्क को बाहर निकाल। मैं बाद में आया, मैंने बोला अच्छा तुमने सारे डेस्क बाहर निकाल दिए, जरा बताना कितना टाइम लगा इस डेस्क को बाहर निकालने में। आपने बोला सर हमें 6 घंटे का टाइम लगा इन सभी डेस्क को बाहर निकालने में। मैंने कहा अच्छा, टाइम का मैग्नीट्यूड आपने 6 घंटे बताया, ओके चलो आप डायरेक्शन भी बता दो। तो आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, टाइम के पास कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होती है, सिर्फ टाइम का मैग्नीट्यूड होता है, कम भी लग सकता है ज्यादा भी लग सकता है। किसी बच्चे ने अगर जल्दी जल्दी सारे डेस्क निकाल दिए तो वो बोलेगा मैंने तो 1 ही घंटे में सारे डेस्क बाहर निकाल दिए, उसके टाइम का मैग्नीट्यूड 1 घंटा था जो कि कम है। मैं धीरे काम कर रहा था, मुझे 6 घंटे लग गए सभी डेस्क को बाहर निकालने में, तो मेरे टाइम का मैग्नीट्यूड ज्यादा यानी कि 6 घंटे। लेकिन आप हमसे पूछोगे कि 6 घंटे के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी बताओ, तो माफ कीजिए डायरेक्शन इसके साथ कुछ नहीं होती, तो खाली टाइम के पास मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसलिए हम टाइम को क्या बोलेंगे कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि हर वो क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, और उसके साथ डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई सेंस भी नहीं बनता, तो आप उस हर चीज को क्या बोलोगे, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। और इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल्स की बात करें तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं लेंथ, उसके बाद मास, उसके बाद टाइम, उसके बाद स्पीड। ये सारी की सारी जो चीजें ये सब कुछ क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इनमें से किसी के भी पास कोई भी डायरेक्शन नहीं। ठीक है, ये चीज क्लियर है। लेकिन मैंने आपको बताया कि स्केलर अभी इतने अच्छे से क्लियर नहीं होगा, अब क्लियर होगा जब मैं वेक्टर पे लेके आऊंगा। तो अब हम जरा बात करते हैं आखिर वेक्टर क्वांटिटीज किसे कहा जाता है। कहते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, उन्हें बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। यानी कि वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ के साथ इनके पास डायरेक्शन भी होती है। यानी कि मैंने लिख दिया मैग्नीट्यूड भी है और साथ में डायरेक्शन भी है, तो हम ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज। ऑल दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज या फिर आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। अच्छा वैसे ना ये जो वेक्टर क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, आपका ये जो अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, उस चैप्टर में आप लोगों को वेक्टर्स ही पढ़ना है पूरे चैप्टर में। तब हम वेक्टर को और ज्यादा डिटेल में समझेंगे, इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे। अभी आप लोगों की समझ के लिए इस चैप्टर में जितनी जरूरत है उसके हिसाब से मैं वेक्टर को समझा रहा हूँ, आपको पूरी बात पता चल जाएगी। लेकिन इसके बारे में और भी बातें हैं जो आप अगले चैप्टर में सीखोगे, लेकिन फिलहाल के लिए जो बताने जा रहा हूँ इतना ही आपके लिए अभी काफी है। अब सुनो ध्यान। कहते हैं वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, उन्हें हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब क्या मतलब है इसका, मैं इसे एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ, सुनना। मान लीजिए आप लोग किसी प्लेग्राउंड में हैं और उस प्लेग्राउंड में आप लोग खेल रहे हैं, ध्यान से सुनना, खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, ऐसा कोई गेम खेल रहे हैं। अब गेम खेलते खेलते एकदम से आपके पास बॉल आ गई, फुटबॉल या वॉलीबॉल कोई भी एक बॉल आई। अब आपने उस बॉल को उठाया, अब उस बॉल को आप ना अपने दोस्त के पास फेंकना चाहते हो, ताकि आप गेम को खेल रहे हो तो गेम को आगे बढ़ाना है, अब बॉल को आपको अपने दोस्त के पास फेंकनी है। जब कभी भी किसी भी इंसान के पास बॉल आती है और जब वो बॉल को फेंकेगा या किसी भी चीज को फेंकेगा तो उसके दिमाग में हमेशा 2 बातें आती हैं। नंबर 1, पहली चीज कि ये बॉल मुझे अपने जिस दोस्त के पास फेंकनी है वो दोस्त मेरे पास खड़ा है, मुझसे दूर खड़ा है या मुझसे बहुत दूर खड़ा है। अगर वो मेरे बहुत पास में है तो मैं बॉल को बहुत धीरे से फेंकूंगा, अगर वो मुझसे दूर खड़ा है तो मैं बॉल को तेज फेंकूंगा, और अगर वो मुझसे बहुत दूर खड़ा है तो मैं बॉल को बहुत ज्यादा ताकत लगा के बहुत तेज फेंकूंगा ताकि बॉल उस तक पहुंच जाए। इसका मतलब वो अपने दोस्त को पास, दूर या बहुत दूर देख करके ये डिसाइड करता है कि मैं बॉल को फेंकते वक्त कितनी ताकत लगाऊं, कितना मैग्नीट्यूड रखूं फोर्स का, ताकि मेरी बॉल मेरे दोस्त तक पहुंच जाए। वो फोर्स ही तो लगा रहा है बॉल के ऊपर, तो कितना फोर्स लगाए ये डिसाइड करना पड़ेगा उसे, पहली चीज। दूसरी बात, जब वो बॉल को लेकर के थ्रो करेगा तो थ्रो करते वक्त वो रुक के सोचेगा, भाई मैं बॉल यहाँ थ्रो कर रहा हूँ, नहीं मुझे तो उधर थ्रो करनी है जिस तरफ मेरा दोस्त है। अगर मेरा दोस्त इधर खड़ा है तो मैं बॉल को इधर थ्रो करूंगा।
अगर मेरा दोस्त सामने खड़ा है तो मैं बॉल को सामने थ्रो करूंगा, अगर मेरा दोस्त इस तरफ खड़ा है तो मैं बॉल को इस तरफ थ्रो करूंगा। इसका मतलब वो बॉल को फेंकते वक्त ये डिसाइड करेगा कि कितनी ताकत लगा के फेंकूं यानी कि मैग्नीट्यूड, और ये डिसाइड करेगा कि किस तरफ फेंकूं यानी कि डायरेक्शन। तो पता ये चला कि फोर्स के पास दोनों चीजें हैं, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, उसके पास डायरेक्शन भी है। इसका मतलब जिसके पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगी, हम बोलेंगे कि वो चीज वेक्टर क्वांटिटीज है। इसका मतलब ये हुआ कि आप बोलेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी का कोई एग्जांपल, तो मैं बोलूंगा वेक्टर क्वांटिटी का एक एग्जांपल हो गया फोर्स। और फोर्स क्यों है वेक्टर? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है। क्योंकि जब आप बॉल को फेंकोगे तो आप ये भी डिसाइड करोगे कि कितना फोर्स लगाऊं यानी कि मैग्नीट्यूड, और किस डायरेक्शन में लगाऊं यानी कि किस तरफ लगाऊं, इसका मतलब डायरेक्शन। और अगर ये दोनों ही फोर्स के पास है तो इसका मतलब फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें पता चल गया, अच्छा वेक्टर क्वांटिटीज ये होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अच्छा, जो मैंने फोर्स के बारे में आपको बताया, आप इसे वैसे भी समझो, ध्यान से सुनना। सपोज कर लीजिए मैं अब यहाँ पर हूं इस जगह पर, और मान लीजिए मैंने आप लोगों को बोला कि भाई एक काम करो, मेरी थोड़ी सी हेल्प करो, फोर्स लगाना एक जगह पे। आप सारे लोग आए, अपने बाजुएं ऊपर करी, बोले सर जी बताओ कहाँ फोर्स लगाने, लगा देते हैं फोर्स। मैंने बोला भाई इस दीवार पे फोर्स लगाना है। ये मैंने एक दीवार बना दी आप लोगों के सामने। मैंने कहा ये जो वॉल है ना, इस दीवार के ऊपर आपको क्या लगाना है? फोर्स अप्लाई करना है। आप पूछोगे सर कितना फोर्स लगाना है? मैंने कहा भाई एक काम करो, इसके ऊपर ना 50 न्यूटन का फोर्स लगा दो। 50 न्यूटन, न्यूटन फोर्स को नापने की यूनिट होती है। तो आपने बोला ठीक है 50 न्यूटन का फोर्स है, दीवार पर लगाना है, लगा देंगे आराम से। अब तुम लोग तैयार हो गए और दीवार के ऊपर जाकर के फोर्स लगाना स्टार्ट करो। कितना? 50 न्यूटन का। ये 50 न्यूटन क्या है? ये मैग्नीट्यूड है। मैंने बोला भाई इतना फोर्स लगाना, इतनी क्वांटिटी में फोर्स लगना चाहिए, तो तुम 50 न्यूटन का फोर्स लगाने जा रहे हो इस दीवार के ऊपर। लेकिन फिर रुकोगे और समझदार होगे तो पूछोगे मुझसे कि सर एक बात बताओ, आपने 50 न्यूटन फोर्स लगाने के लिए बोल तो दिया, मगर ये तो बताओ कि वो 50 न्यूटन का फोर्स लगा के मैं इस दीवार को ढकेलूं इस तरफ या खींचूं अपनी तरफ? क्योंकि इसके ऊपर फोर्स दो तरीके से लग सकता है, या तो आप इसे ढकेल सकते हो 50 न्यूटन के फोर्स से, या इसे खींच सकते हो अपनी तरफ 50 न्यूटन के फोर्स से। अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि हम दीवार को ढकेले या खींचे, तो आप मुझसे पता है क्या पूछ रहे हो? आप मुझसे पूछ रहे हो कि डायरेक्शन तो बता दो, किस तरफ फोर्स लगाना है। इसका मतलब अगर मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दे दूं 50 न्यूटन और बोलूं भाई इतना फोर्स लगाना है, तो इसका मतलब तुम्हें मैं आधी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं अभी। क्योंकि पूरी ये तब बनेगी जब मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि फोर्स तुम्हें 50 न्यूटन का लगाना है, और साथ में ये भी बताऊंगा कि आपको इस तरफ लगाना है, ऊपर लगाना है, नीचे लगाना है या पीछे की तरफ लगाना है। जब तक आपको फोर्स की डायरेक्शन नहीं पता चलती, आपको फोर्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। यानी कि अगर फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड बता भी दूं ना, तो भी इससे आपको पूरी बात नहीं पता चलेगी। इस वजह से हमने ये देखा कि यार कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको बिना डायरेक्शन के पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता, और उन्हीं क्वांटिटीज का नाम हमने क्या रख दिया? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, कई बार टीचर्स पढ़ाते हैं तो पढ़ाते पढ़ाते वो ये बोलते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मैंने भी ऐसा ही बोला आप लोगों को। एक्चुअल में हमने दो कैटेगरी में डिवाइड नहीं किया, हमें करना पड़ा डिवाइड। क्यों करना पड़ा? हमने देखा यार सारी की सारी क्वांटिटीज हैं हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटीज है, लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनमें कोई डायरेक्शन का नामो निशान नहीं है, जिनमें डायरेक्शन का कोई यूज ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है डायरेक्शन का। और कुछ चीजें ऐसी है जिनको बिना डायरेक्शन ही नहीं सकते, जैसे कि फोर्स। तो हमने बोला चलो एक काम करते हैं, जिनके पास डायरेक्शन है या जिन्हें डायरेक्शन चाहिए उनको अलग कैटेगरी में डाल देते हैं और उनका नाम रख देते हैं वेक्टर्स, और जिन्हें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है या जिनके पास डायरेक्शन होती ही नहीं है उनको हमने अलग कैटेगरी में डाल दिया और उनका नाम क्या रख दिया? स्केलर्स। तो आप पता चल गया होगा आप लोगों को, स्केलर वो क्वांटिटीज होती है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, और वेक्टर वो क्वांटिटीज होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, जैसे कि फोर्स, ये इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये भी फोर्स है। डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा आप देख सकते हैं वेलोसिटी, और देखेंगे तो मोमेंटम, एक्सेलरेशन, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये सभी किसके एग्जांपल्स हैं? वेक्टर्स के। मगर घबराना मत, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, आगे आने वाले चैप्टर में एक एक टर्म को डिस्कस करेंगे और मैं वहां पढ़ाते वक्त समझाऊंगा
कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे है, क्या होती है इसकी डायरेक्शन। जैसे फोर्स के बारे में आप समझ गए ना कि फोर्स में ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना फोर्स लगाएं और किधर लगाएं, इसलिए ये वेक्टर है। ऐसे डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही वेलोसिटी, ऐसे ही एक्सेलरेशन, ऐसे ही मोमेंटम, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे और समझेंगे कि हर एक चीज वेक्टर है, क्यों है वेक्टर, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, सब कुछ के बारे में बात करेंगे। तो अब मैं एक बार इसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूं, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहली चीज, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? वो सभी चीजें, वो सभी क्वांटिटीज जिनकी मदद से हम लोग फिजिक्स के लॉज को एक्सप्रेस करते हैं और जिन्हें हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिर उसके बाद हमने फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, पहला स्केलर क्वांटिटीज और दूसरा वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर वो क्वांटिटीज होती है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती। एग्जांपल, मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, एनर्जी, वर्क, एक्सेट्रा। और दूसरी क्वांटिटीज वो होती है जिन्हें हम बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर वो क्वांटिटीज होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, उन्हें बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, एक्सेट्रा, ये सब के सब एग्जांपल हो गए वेक्टर्स के। और पिछले वाले एग्जांपल किसके थे? स्केलर। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर किसे कहते हैं और वेक्टर किसे कहते हैं। जब भी हम पढ़ेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, तो उसके साथ में हम ये जानेंगे कि वो वेक्टर है तो वो क्यों है और उसकी क्या डायरेक्शन होगी, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये एक जनरल डिस्कशन था, लेकिन वेक्टर जो है इसके लिए तो पूरा एक चैप्टर ढंग से पढ़ेंगे और वहां मैं आपको इसके और भी ज्यादा डिटेल में लेके जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने वेक्टर के बारे में हर एक बात बता दी, बहुत कुछ बाकी है जो वेक्टर के बारे में जानना है, लेकिन उसके लिए हमारा एक अलग चैप्टर है, चैप्टर 4। हम जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। और ये सब कुछ मैंने नोट्स में लिखा हुआ है और नोट्स में अभी ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, क्लास के बाद आप वहां से ले लीजिएगा। और तब तक के लिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट करना चाहते तो नोट भी कर सकते हैं। चलिए भाई, ठीक है, अब मैं इसे रब करता हूं। तो ये वाला आपका पार्ट खत्म हो गया कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहा जाता है। और भाई एक बात मैं आपको बता दूं, मैं आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ा रहा हूं यहाँ पर ना, कुछ भी, वो सब कुछ एकदम प्रैक्टिकल है, रियल लाइफ में है। और मैं आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि इसको याद कर लो, ये 2 नंबर का आएगा पेपर में, ये 4 नंबर का आएगा। सब कुछ सीखने वाला है, सब कुछ समझने वाला है और सब कुछ ऐसा है जिसे आप सुनेंगे ना तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि हाँ ये चीज रियल में होती है, मैंने देखी है और मैंने इसको ऑब्जर्व किया हुआ है। ऐसा होगा, प्रैक्टिकल वे में आपको ये चीजें बताऊंगा, इसलिए परेशान। हाँ ओके, हाँ जी शालू जी पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? लगता है गलती से हैंड रेज कर दिया किसी ने, कोई बात नहीं, ठीक है, किसी बच्चे ने हैंड रेज कर रखा था इसलिए मैंने पूछा। ठीक है, लगता है गलती से हो गया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब इसके आगे की बात। यहां तक की चीजें सबके लिए एकदम क्लियर है। अब हम बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, देखो यार ऐसा है ना, अभी आपका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है जिसका नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और ये जो चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ रहे हैं ना, ये सब कुछ अभी बहुत बेसिक पार्ट है, बहुत ज्यादा बेसिक। अगली क्लास में हम थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें लेके आएंगे जिसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एक एक टर्म ढंग से सीखेंगे। उसके बाद हम बड़े बड़े फॉर्मूले डिराइव करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और फिर हमारे सामने आएंगे थोड़े सवाल जिनको हमसे अगर कोई टीचर पूछेगा तो हमें बदले में उनके क्या जवाब सोच करके देने, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। मगर अभी इतनी जल्दी नहीं, फिलहाल अभी पहली दूसरी ही क्लास है, इसलिए बेसिक टर्म्स चल रही हैं और ये सब कुछ आप देख लेना, आपके एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, आप चाहो तो वहां से पढ़ के देख सकते हो। सुनो, रेक्टिलिनियर मोशन, फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि मोशन किसे कहा जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अगर अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, तो हम ये कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन। और अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ पोजीशन ना चेंज करे तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, वो किस पे है, रेस्ट पर है। तो ये जो मैंने रेक्टिलिनियर मोशन नाम लिखा है ना,
अब मुझे ये बात करनी है आखिर ये मोशन होता क्या है, किस मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। देखो भाई, कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन करने के लिए हो सकता है सीधा चले तो भी मोशन हो सकता है, अगर वो सर्कल पे घूम रहा हो तो भी मोशन हो सकता है, क्या पता वो ट्रायंगल पे चलता जा रहा हो तो भी मोशन होगा, क्या पता उसका रास्ता बड़ा अजीब सा हो, ऊपर जाए नीचे जाए आगे जाए पीछे जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोशन ना कई तरीके का हो सकता है, काफी सारे तरीके के मोशन हो सकते हैं। जैसे अगर मैं सिंपल तरीके से समझाऊं तो हो सकता है एक मोशन ऐसा हो जिसमें एक ऑब्जेक्ट बस एक स्ट्रेट लाइन में चलता जाए बिल्कुल सीधा, ये भी एक मोशन है। कोई चीज चलती जा रही है, एरो दिखा रहा है कि इस डायरेक्शन में जा रही है। हो सकता है कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो एक सर्कल पर हो और सर्कल पे ही घूमता जा रहा है घूमता जा रहा है, ये भी एक मोशन दिख रहा है। इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि ये मान लो ये एक सीलिंग है, सीलिंग मतलब क्या है, ये एक छत है, जो लेंटर होता है ना ऊपर की तरफ छत, और मैंने इस छत से ना एक धागे को बांधा और धागे से एक छोटे से पत्थर के टुकड़े को बांध दिया और उसके बाद इस धागे को पीछे की तरफ खींचा और छोड़ दिया। तो आपको पता ही है इस तरीके से आगे पीछे करके आगे पीछे ये भी मोशन करने लगेगा। तो ये भी मोशन है, ये भी मोशन है, ये भी मोशन है, ये सारे मोशन है। ऐसे पता नहीं कितने ही मोशन और होंगे, लेकिन ना इनके अंदर क्या होता है, इन सभी मोशन में ना आप अगर देखेंगे तो इस वाले मोशन को देखेंगे तो आप बोलोगे सर ये तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, ये तो हमारे चैप्टर नंबर 3 का नाम है, यही तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें मोशन सर्कल पे हो रहा है तो इसे बोल देते हैं सर्कुलर मोशन, और इसके अंदर मोशन ना आगे पीछे हो रहा है, इसे हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, शॉर्ट में लिख देते हैं SHM। इसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी मैं सिर्फ इसको बता रहा हूं, इसका पूरा एक चैप्टर है, जब आप पढ़ोगे ना तभी आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। मेरा कहना यह है कि आखिर रेक्टिलिनियर मोशन किसे कहते हैं, तो जी इस वाले मोशन को क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। बस इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपको मोशन में नजर आए और वो ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चलता जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, तो मैं उस ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या नाम दूंगा, मैं उसे बोलूंगा कि वो मोशन जो है वो क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाएगा। और उसी को बोल सकते हैं जो चैप्टर का नाम रखा है, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो जानबूझ करके इस चैप्टर का नाम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन रखा गया है, ताकि जब बच्चा इसे पहली बार पढ़े तो नाम से उसको पता चल जाए, अच्छा मोशन, हाँ ठीक है हमें मोशन पढ़ना है। इन अ स्ट्रेट लाइन मतलब कौन सा वाला मोशन, जो सीधी लाइन में होता है, क्योंकि अभी शुरुआत है इसलिए आपको सीधी लाइन वाला मोशन पढ़ा रहे हैं। जब आप और आगे के चैप्टर्स पढ़ोगे तब आपको ये सर्कल वाला मोशन भी पढ़ाया जाएगा, और आगे के चैप्टर में जाओगे तब आपको ये वाला मोशन भी पढ़ाएंगे, और आगे की क्लासेस में जाओगे तब आप और ज्यादा खतरनाक मोशन पढ़ोगे और समझोगे कि मोशन कैसे होते हैं। लेकिन क्योंकि अभी आपकी शुरुआत है इस वजह से हमें फर्स्ट चैप्टर में, सॉरी चैप्टर नंबर 3 में सिर्फ एक ही मोशन पढ़ना है, ये वाला मोशन जिसके अंदर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाता है, और इसी मोशन का जो नाम है वही क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन। तो सिंपल वे में आप बोल सकते हो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो हम उसके मोशन को क्या नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। यानी कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेक्टिलिनियर इफ इट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को छोड़ूं तो ये ऑब्जेक्ट फ्रीली अगर नीचे गिर रहा है, फ्रीली का मतलब आप सोचोगे सर फ्रीली का क्या मतलब है, गिर रहा है तो फ्री गिर रहा है, नहीं भाई, अगर ये ऑब्जेक्ट गिर रहा है और बड़ी तेज आंधी आ गई तो ये ऑब्जेक्ट गिरते वक्त में ना आंधी की वजह से, हवा की वजह से इधर उधर मूव कर जाएगा। तो अब ये जब गिरेगा तब इसका रास्ता सीधा तो नहीं होगा, तो फ्रीली का मतलब है इसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें किसी की वजह से रुकावट नहीं आ रही, तो मैं बोलूंगा ये फ्रीली गिर रहा है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो फ्रीली गिर रहा है तो उसको गिरते वक्त जब आप देखोगे तो उसका रास्ता एकदम स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसका मतलब है कि फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा ना वो क्या होगा, रेक्टिलिनियर मोशन। तो सिंपल वे में बोल सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा होगा तो उसके मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। और एग्जांपल के लिए आप बोल सकते हो ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ये एक एग्जांपल होता है किस चीज का, रेक्टिलिनियर मोशन का। आप एक रोड पर कार लीजिए और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलते चले जाइए, तो आप जो कार से मोशन कर रहे हैं वो जो मोशन है वो भी क्या होगा, रेक्टिलिनियर मोशन ही होगा। तो आपको ये बात पता चल गई व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन। इसकी डेफिनेशन मैंने नोट्स में लिखी हुई है, आप वहां से देख लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं तो। चलिए जी,
ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने। अब हम स्टार्ट करते हैं अगला एक छोटा सा और पॉइंट। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक और छोटी सी टर्म जिसे बोला जाता है पॉइंट ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब सुनिए आखिर पॉइंट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। अच्छा तुम्हें नाम से ही दिख रहा होगा सर पॉइंट, ये रहा पॉइंट। तो वैसे अगर मैं बोलूं कि तुम अंदाजा लगाओ कि क्या होता होगा पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो आप बोलोगे सर पॉइंट से तो ऐसा समझ में आ रहा है बड़ा छोटा सा कुछ हो, जैसे आपने यहाँ पे पॉइंट लगाया। और ऑब्जेक्ट ठीक है कोई भी एक बॉडी हो सकती है, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई, कोई छोटी सी जो बॉडी होती है ना हम उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब सवाल ये आता है ठीक है अगर छोटी सी बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं तो फिर इसमें लिखने वाली क्या जरूरत है और डेफिनेशन क्यों लिखवा रहे हो, इतना सब क्या, बता के खत्म करो अगले टॉपिक पर आओ। नहीं, अब आपको समझना होगा ध्यान से। हम अगर ना बात करें ना तो आप नॉर्मली सोचोगे अच्छा छोटे से ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जी बिल्कुल नहीं। सुनो ध्यान से क्या होता है। एक तरह से बात सही है छोटे ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, मगर कितना छोटा? क्या इतना छोटा जो मेरे हाथ में आ जाए मैं इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलूं, या इतना छोटा जितने छोटे नमक के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं क्या उन्हें पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलूं, या इतना छोटा जो हवा में पार्टिकल्स घूम रहे हैं उन्हें पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलूं, या इतना छोटा जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साइज जितने उन्हें पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलूं? किसे? पहली बात तो एक बात समझा दूं तुम्हें, छोटा वर्ड अकेले डिफाइन नहीं होता, कोई भी चीज को आप अकेले स्मॉल नहीं कह सकते, ना अकेले किसी चीज को आप लार्ज कह सकते हो, बड़ा किसी को नहीं कह सकते अकेले। क्या मतलब है पहले सुन लो फिर मैं आपको ये कहानी समझाता हूँ ये है क्या। मान लीजिए मैंने आप लोगों के सामने एक लाइन ड्रॉ करी, अब मैंने बोला बताना जरा ये लाइन छोटी है या बड़ी। अब बहुत सारे लोग उछल के बोलेंगे सर ये तो छोटी लाइन है, देखो ना इतनी सी है, मैंने नाप दी यहाँ तक। बिल्कुल गलत। एक्चुअल में ये अकेले कोई भी लाइन छोटी या बड़ी नहीं हो सकती। तुम जब कभी भी इसे छोटा बोलते हो ना तो तुम अपने माइंड में ना अपने आप के साइज के कंपैरिजन में देख के बोलते हो अरे ये तो बहुत छोटा है। तुम्हें ऐसा लगता है कोई चीज मुझसे छोटी है तो तुम्हें लगता होगा छोटा है, तुम्हें कोई चीज तुमसे बड़ी दिखे तो तुम बोलते हो बड़ा है। एक्चुअल में वहां पर भी कंपैरिजन कर रहे होते लेकिन अपने आप से। एक्चुअल में अगर मैं बोलूं तो मैंने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी और एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी। अब मैं बोलूं तुम कहते हैं छोटी है, देखना भाई इसके कंपैरिजन में ये लाइन कैसी है बड़ी, और इसके कंपैरिजन में ये लाइन कैसी है छोटी है। इसका मतलब ये हुआ कोई भी लाइन या कोई भी चीज अकेले खुद ब खुद ना तो छोटी हो सकती है ना ये बड़ी हो सकती है, इसको किसी के साथ कंपेयर करके ही आप बोलोगे सर इससे बड़ी है या इससे छोटी है। इसलिए छोटा बड़ा खुद ब खुद अकेले डिफाइन नहीं। एक छोटी सी बात अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो सुनना ध्यान से। सपोज कर लीजिए अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि भाई आपका स्कूल ना आपके घर से 4 गली आगे है, तो आप बोलोगे ये तो बहुत पास में है, 4 गली आगे स्कूल तो बहुत पास है। और मैं बोलूं नहीं आपका स्कूल ना नजफगढ़ में है, तो आप बोलोगे सर इतनी दूर स्कूल जाना पड़ेगा। अब देखो नजफगढ़ जितना डिस्टेंस आपको बहुत बड़ा लग रहा है, क्यों? 4 गली के कंपैरिजन। अब नजफगढ़ तुम्हें बहुत दूर लग रहा है, लेकिन अगर मैं बोलूं सिंपल वे में बोलूं आप लोगों से कि नोएडा कहाँ है, तो आप बोलोगे सर ये तो रहा दिल्ली के बगल में। अब मैं बोलूं अबे नोएडा तो इतनी दूर है, तुम कह रहे हो बगल में है। तो एक्चुअल में बात इस चीज की है कि कंपैरिजन का फर्क होता है। अब मैं आप लोगों से बोलूं कि नेपाल कहाँ पर है, तो आप बोलोगे पास में ही तो है नेपाल, इंडिया को पार करते ही नेपाल आ जाएगा आप लोगों के सामने। तो अब देखो वैसे नेपाल बहुत दूर है, लेकिन अब हम बड़े लेवल पे बात करें तो बोल रहे हैं बगल में। तो इसलिए आप भाई ध्यान रखना इस बात का। अच्छा ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये फिजिक्स में हर जगह काम आने वाली है। तो अब की बार से किसी भी चीज को ये मत बोल देना ये बहुत कम है ये बहुत ज्यादा है। कोई भी चीज कम होगी या ज्यादा होगी तो किसी के कंपैरिजन में बोलोगे कि सर ये चीज बहुत कम है इसके कंपैरिजन में, ये चीज बहुत ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। किसी भी चीज को अकेले नहीं बोल दोगे कि ये बहुत कम है, या अकेले मत बोल देना कि ये बहुत ही ज्यादा है। ये सब चीजें जान लो, सीख लो, ये बेसिक्स हैं फिजिक्स के, जो आगे जब आप लिखोगे सवालों के जवाब तो वहां सही तरीके से आंसर लिखने में मदद करेंगे। तो आप सुनिए ध्यान से, आपको ये पता चल गया कि अच्छा ठीक है छोटा बड़ा अकेले नहीं होता, किसी के कंपैरिजन में होता है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट एक छोटे से ऑब्जेक्ट को बोलते हैं। तो जी कितना छोटा और किससे छोटा, अब बात ये आती है। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा दूं व्हाट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। हम इस चैप्टर में मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में जिन लोगों ने इस चैप्टर को लिखा, इस चैप्टर के बारे में बात की, उन्होंने ये कहा कि आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मोशन पे लगाओ, पूरा ध्यान मोशन पे लगाओ, खाली मोशन की पढ़ाई करो। इस चीज के बारे में चिंता करना छोड़ दो कि जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है। इसलिए
ताकि आप पूरा ध्यान अपना मोशन पे लगाओ सिर्फ और सिर्फ। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ, किसे कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। कहा जाता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने साइज के कंपैरिजन में बहुत बड़ा डिस्टेंस तय करे तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। हम उस ऑब्जेक्ट को कैसे ट्रीट करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह। हम उस ऑब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। सिंपल वे में बोला जाए तो आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज उसके द्वारा तय किए गए डिस्टेंस के कंपैरिजन में या उसके तय किए हुए डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा छोटा हो, तो हम इतने छोटे ऑब्जेक्ट को या इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर करेंगे। एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को दूं, मान लीजिए एक छोटी सी चींटी है और वो चींटी यहां से चलना स्टार्ट और चलते 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 पूरा ऊपर तक चली गई। अब मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और मैंने बोला यार यहाँ पर ना चींटी थी इतनी सी, ये छोटी सी क्या दिख रही है आपको, एक चींटी। अब ये चींटी चलते चलते यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच गए। अब मैंने देखा है चींटी का साइज तो इतना सा है, इसने डिस्टेंस अपने कंपैरिजन में, अपने साइज के कंपैरिजन में बहुत बड़ा तय कर दिया। तो अब मैं इस पूरे मोशन के लिए इस चींटी को क्या बोल दूंगा कि मैं इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करूंगा। क्यों? क्योंकि इसने अपने साइज के कंपैरिजन में बहुत बड़ा डिस्टेंस तय किया, तो मैं इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करूंगा। इतना ही नहीं, जैसे मान लो आपके पास, मान लो आपकी गली के एक कोने में एक बस खड़ी है और वो बस खराब है, आपने उसे धक्का मारा और धक्का मार के गली के एक कोने से गली के दूसरे कोने तक पहुंचा दिया। अब मैंने बोला क्या मैं बस को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलूं? आप बोलोगे नहीं नहीं सर रुक जाओ, बस तो इतनी लंबी होती है, गली अगर आपकी नॉर्मल गली है तो एक गली के कोने से दूसरी गली के कोने तक बस ने जो डिस्टेंस तय किया वो बहुत बड़ा तो नहीं है। तो अगर बस ने जो डिस्टेंस तय किया वो बहुत बड़ा नहीं है बस के साइज से, तो आप उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते। इसका मतलब बस पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर यही बस यहां से आगरा जाए और घूम करके वापस यहाँ पर आ जाए तो आप बोलोगे अब तो बस ने अपने साइज के कंपैरिजन में बहुत बड़ा डिस्टेंस तय किया है। इस ऑब्जेक्ट को, इस केस में मैं बस को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करूंगा क्योंकि बस ने जो डिस्टेंस तय किया है वो बस के साइज से बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा मत सोचना कि आप ये बोलोगे सर ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है इस बात पर कि उसने कितना बड़ा डिस्टेंस तय किया है। अगर उसने अपने साइज से बहुत बड़ा डिस्टेंस तय किया तो आप उसे बोल देना कि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और अगर अपने साइज से बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं तय किया तो आप बोलोगे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। अपना पॉइंट ऑब्जेक्ट, हमें बात तो क्लियर हो गई। हम अगर बात करें, मैं तुमसे पूछूं कि भाई तुमने अपने आसपास ऐसी कौन सी चीजें जो तुम्हें लगता है सबसे बड़ी है, बहुत बड़ी है, उससे बड़ा कुछ ना देखा हो तुमने, तो तुम बोलोगे सर अर्थ। हमारी अर्थ के ऊपर अर्थ से बड़ा कुछ है ही नहीं। सबसे बड़ी क्या हमने जो देखी है वो तो अर्थ ही देखी है अगर अर्थ की बात करें तो। बिल्कुल ठीक। तो आप बोलोगे अर्थ तो इतनी बड़ी है, अब इतना बड़ा ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है? हो सकता है। एक्चुअल में आप लोगों को सभी को पता है कि अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। यहाँ पर मान लीजिए क्या है, सन है, और यहाँ पर क्या है, अर्थ। और ये अर्थ ना सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और चक्कर लगाने में इसको पूरा कितने साल लग जाते हैं? 1 साल का वक्त लगता है। और 1 साल में अर्थ सूरज के चारों तरफ जितना लंबा डिस्टेंस तय करती है ना, उसके कंपैरिजन में अर्थ का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो ऐसे केस में मैं ये बोल सकता हूँ कि सन के चारों तरफ एक चक्कर पूरा लगाने में 1 साल का जो वक्त लगता है, उस 1 साल के वक्त में अर्थ ने जो डिस्टेंस तय किया उसके कंपैरिजन में अर्थ का साइज बहुत छोटा है। तो मैं अर्थ को भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं बोलूं अर्थ एक दिन में थोड़ा सा डिस्टेंस तय किया, क्या एक दिन के चक्कर में, एक दिन में इसने जितना डिस्टेंस तय किया, क्या मैं इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल दूं? आप बोलोगे नहीं सर, एक दिन में तो अर्थ ने थोड़ा सा डिस्टेंस तय किया होगा, अर्थ का साइज बहुत बड़ा है, और जो डिस्टेंस उसने तय किया होगा एक दिन में वो तो बहुत थोड़ा सा होगा। तो एक दिन के मोशन के लिए हम इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। लेकिन 1 साल में अर्थ बहुत लंबा डिस्टेंस तय करती है, तो 1 साल के मोशन के दौरान मैं इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकता हूं। तो अब आप लोगों की समझ में आ गया कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसका मतलब ये है भाई, इस चैप्टर में आप लोगों को जब सवाल मिलेगा ना, तो ऐसे क्वेश्चन लिखे हुए मिलेंगे कि सपोज कर लीजिए एक बस एक पॉइंट ए से चली और बी पे पहुंची,
या बोल देंगे एक बस दिल्ली से चली और आगरा पहुंची, तो आप लोगों को सचमुच में परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं बस देखूं और बस की लंबाई नापूं कि बस कितनी बड़ी है कितनी चौड़ी है। तुम्हें जब भी दिखेगा तुम यहाँ लिखोगे और ऐसा पॉइंट डाल दोगे, बोल दोगे मान लो ये रही बस, और ये बस जो है चलते चलते कहाँ पहुंच गई, आगरा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा यहाँ लिख देता हूँ डी का मतलब हो गया दिल्ली, ए का मतलब हो गया आगरा। अब मैं ऐसे एरो डाल दूंगा, इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा कि बस दिल्ली से चली और आगरा तक पहुंची, बहुत लंबा डिस्टेंस था, तो मैं बस को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह मानूंगा और बस सिर्फ उसको एक पॉइंट से दिखा दूंगा। अब मुझे सचमुच की बस बना करके इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि बस कितनी बड़ी है, कितना बड़ा साइज है, कितना छोटा साइज। आप जब आगे जाओगे तब आपको सिखाया जाएगा कि भाई बस का साइज आपको कब लेना है कब नहीं लेना। तब क्या करेंगे, जब बस ने बहुत छोटा डिस्टेंस तय कर रखा तब उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट माने या ना माने, हम इसके बारे में आगे की क्लासेस में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए हमने ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ना एक मैथमेटिकल कंसेप्ट बनाया ताकि हम सिर्फ पूरा ध्यान मोशन पर लगाएं, इसके चक्कर में ना पड़े कि भाई बस का या गाड़ी का ऑब्जेक्ट का साइज कितना छोटा है कितना बड़ा। मैं अगर बोलूंगा ना कि अर्थ चक्कर लगा रही है तो मैं बोलूंगा मान लो ये रही अर्थ और ऐसे चक्कर लगाती जा रही है, बस मेरे लिए अभी भी ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब मैं सच में बड़ी सी अर्थ बना के दिखाने वाला नहीं। तो अब मैं अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो सिंपल शब्दों में क्या बोल सकते हैं, आप ये कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ इट कवर्स ए डिस्टेंस व्हिच इज मच लार्जर देन इट्स ओन साइज। अगर ये डिस्टेंस कवर करती है जो इसके साइज से बहुत बड़ा है इन अ रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जो भी टाइम हमें दे रखा है उस टाइम के दौरान अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने साइज के कंपैरिजन में बहुत बड़ा डिस्टेंस तय करेगा तो हम ये बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट को हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं, कंसीडर करेंगे एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का खेल क्या है और क्या चीज है। अब आप सोचोगे हम इसकी, सुनो ध्यान से, अब आप ये सोचोगे कि हम इसको बिना समझे रट लेके पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है इसकी डेफिनेशन याद कर ले, किताबों में भी तो लिखी है। तो भाई तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पेपर में ऐसा सवाल आएगा कि बताओ व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट? बहुत कम चांसेस है ऐसे आने की। टीचर आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करेगा और वो सीधा सीधा आप लोगों को बोलेगा कि सिंपल तरीके से एक एग्जांपल दे देगा कि मान लीजिए एक रॉकेट हमने यहाँ से लॉन्च किया और वो रॉकेट यहाँ से हमने मून पे भेज दिया। अब बताओ रॉकेट यहाँ से मून तक गया, क्या मैं रॉकेट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करूं या नहीं करूं? अब जिस बच्चे ने रट्टा मार रखा है वो डेफिनेशन तो लिख देगा मगर ये नहीं बता पाएगा कि रॉकेट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना चाहिए नहीं। तो आप बोलोगे सर रॉकेट के कंपैरिजन में रॉकेट ने अर्थ से मून तक का इतना लंबा डिस्टेंस तय किया है, इतने लंबे डिस्टेंस के कंपैरिजन में तो रॉकेट का साइज बहुत छोटा है, तो हमें इस बार इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए। ये बात आप सब लोगों को क्लियर है? चलिए यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब आवाज आ रही है ना सभी लोगों को क्लियर? अब मैं ना आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लेके आ रहा हूं एनसीईआरटी का, एक बार सुनिएगा। एनसीईआरटी में ना हमारे पास जो एनसीईआरटी है उसके अंदर बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है, मैं वो क्वेश्चन आप लोगों के साथ एक बार डिस्कस करता हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं जरा बुक खोल लूं, कहाँ पर है। ओके, ये रहा हमारे सामने एक क्वेश्चन है। ये मैं एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। और एक बार देखना भाई आप लोग ना मुझे खुद जवाब देना। अब देखो आपको पता लग गया कि हाँ यहाँ पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं। पूरी की पूरी फिजिक्स ना फुल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है। तुम्हें लगेगा कि तुम्हें कुछ याद करना है, बिल्कुल गलत। सिर्फ और सिर्फ समझना है और समझने के बेसिस पे ही सवाल भी आएंगे। ओके, आप लोग अगर एनसीईआरटी है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। चैप्टर 3 में एनसीईआरटी के पीछे एक्सरसाइज दे रखी और उसी एक्सरसाइज का जो पहला सवाल है मैं वही सवाल पढ़ रहा हूँ, समझते हैं और आप भी जवाब दीजिएगा अगर आप जवाब दे पाए तो। माइक अनम्यूट करके फिर मुझे जवाब देना। सवाल में लिखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ मोशन, इनमें से कौन से मोशन के एग्जांपल में कैन द बॉडी बी कंसीडर्ड अप्रोक्सीमेटली ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। इनमें से कौन से एग्जांपल ऑफ मोशन में हम बॉडी को अप्रोक्सीमेटली पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। पहला एग्जांपल सुनिएगा ध्यान से। ए रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन टू स्टेशन। ये पहला सवाल है। कह रहे कि हमारे पास एक रेलवे कैरेज है, एक मान लीजिए रेलगाड़ी है या रेलगाड़ी का एक डिब्बा ले लीजिए
और वो दो स्टेशन के बीच में बिना रुके हुए चलती जा रही है, तो क्या मुझे इस रेलगाड़ी के डिब्बे को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? कोई जवाब देगा इसका? यस सर। जी सर, मानना चाहिए। बिल्कुल। कैसे? रीजन बताइए जरा क्या? बिकॉज द डिस्टेंस कवर्ड बाय रेलवे कैरेज इज मच स्मॉलर देन डिस्टेंस, सॉरी साइज। हाँ, मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही। जी। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया भाई कि मान लीजिए अगर मैं बोलूं, एक सिंपल कॉमन सेंस की बात है कि यार हम लोग ना जब भी रेलवे प्लेटफॉर्म पटरियां बिछाते हैं तो स्टेशन बहुत दूर दूर बनाते हैं, क्योंकि रेलगाड़ी का इस्तेमाल हम लंबे डिस्टेंसेस के लिए करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर ये स्टेशन नंबर 1 है और यहाँ पर स्टेशन नंबर 2 है, तो हम रेलगाड़ी के स्टेशन बहुत दूर दूर बनाते हैं। इसका मतलब वो रेल के या फिर ट्रेन के साइज के कंपैरिजन में बहुत बड़ा डिस्टेंस तय करती है। तो दो स्टेशनों के बीच में रेलगाड़ी ने बहुत लंबा डिस्टेंस तय किया होगा, तो अब मैं रेलगाड़ी को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करूंगा। तो ये लो जी, चलो जिन्होंने जवाब दिया, मुझे एक चीज की तो खुशी है कि हाँ भाई बात पल्ले पड़ रही है। ठीक है, ओके। एक और सवाल देखना, आप बुक देखिएगा, बुक में है ये क्वेश्चन नंबर 2। ए मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए मैन साइक्लिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। अब इसका जवाब आपको सोच के देना क्या है। ए मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए मैन, एक आदमी है, उसके सिर पर एक बंदर बैठा हुआ है, एंड साइक्लिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, और वो सर्कुलर ट्रैक के ऊपर साइकिल चला रहा है। मतलब बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा ना, कई मदारी आते हैं जो खेल दिखाते हैं, तो शायद ये कोई मदारी है जो एक सर्कल के ऊपर साइकिल चला रहा है और बंदर को अपने सिर के ऊपर बिठा रखा है। अब ये कह रहे हैं कि सर्कुलर ट्रैक पे साइकिल चला रहा है, तो वो जो मंकी उसके सिर के ऊपर बैठा हुआ है, क्या हम उसे ट्रीट करें पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह या फिर नहीं? नो सर। क्यों? सर डिस्टेंस तो बहुत छोटा है। कैसे पता? सवाल में लिखा तो नहीं है कि डिस्टेंस बहुत छोटा है। क्योंकि सर हम सर्कल कंपेयर करेंगे ना उनसे, उसके साइड से सर्कल को कंपेयर करेंगे। ओके ओके। और कोई बताएगा जवाब इसका? पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाएगा, क्योंकि क्या कहते हैं, हमें पता मतलब वो सर्कल में घूमता जाएगा, तो इतना नहीं पता कब तक स्टॉप होगा वो। ओके ओके, हाँ ये बात भी भाई बच्चे ने सही जवाब दिया। और ओके चलो सुनो भाई, एक बात याद रख लेना, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक गलती नहीं करोगे ना तब तक सीख भी नहीं पाओगे। ध्यान रखना, गलती करोगे और जवाब दो, और मेरे पढ़ाने से आपको पता लग गया होगा कि मेरा नेचर ऐसा नहीं है कि तुम गलत जवाब दोगे तो मैं रख के तुम्हारी बेइज्जती मार दूंगा, भाई क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। भाई आप गलत बोलोगे, मैं हाँ बोलो बोलो। सर अगर मतलब अगर देखा जाए तो जैसे कि बंदर ने फर्स्ट मतलब इनिशियल पॉइंट से लेकर अगर उसने फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो, अच्छा, अगर फिजिक्स में देखा जाए तो अगर पॉइंट दोनों सेम है तो इसका मतलब उसने कोई वर्क नहीं किया। अच्छा मतलब उसने कोई वर्क नहीं किया तो मतलब सर डिस्टेंस तो कवर होगा ही नहीं कुछ। ओके ओके। नहीं भाई, आप इस बार ना थोड़ी सी गलती कर गए। चलिए मैं अब आपको जवाब देता हूँ। ठीक है, आपने सोचा ठीक है, लेकिन ना वो चीज नहीं है। सबसे पहले देखो, अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ जो आपको जवाब देना है। फिजिक्स में कई बार ऐसे हालात आ जाएंगे ना जिनमें ना समझ में नहीं आएगा कि सही क्या बोले और गलत क्या बोले। अब सवाल वालों ने तो लिख दिया कि एक आदमी है जो एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर ना बंदर को अपने सिर के ऊपर बिठा के साइकिल चला रहा है, और ये लो जी ये चक्कर लगाकर अब ये घूम रहा है। अब देखो, एक तो ये साइकिल चला रहा है, पहली चीज तो इन्होंने ये मेंशन ही नहीं करा कि कितने चक्कर लगाए। सबसे पहली चीज तो भाई, एक बच्चे ने अभी बोला सर वर्क की बात है, तो देखो वर्क से हम इसमें कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं है। वर्क के बजाय हम सिर्फ डिस्टेंस के कंपैरिजन में देखेंगे। पहली चीज सिर्फ डिस्टेंस के कंपैरिजन में अगर बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट, बहुत बड़ा है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट बड़ा नहीं माना जाएगा। सुनिए, मान लीजिए आपके उस साइकिल वाले ने यहाँ से स्टार्ट किया मोशन और चक्कर लगाते लगाते यहाँ तक गया, फिर दोबारा चक्कर लगाया, फिर तीसरी बार चक्कर लगाया, फिर चौथी बार चक्कर लगाया, और चक्कर लगाता रहा, सुबह से लेकर रात तक चक्कर लगाता गया। अब मैं रात को 10 बजे तुमसे बोलूं भाई साइकिल वाले ने कितना डिस्टेंस तय कर लिया होगा, तो तुम बोलोगे सर सुबह से ये घूमता जा रहा है, पता नहीं कितना ज्यादा डिस्टेंस तय कर लिया, बहुत बड़ा डिस्टेंस तय कर लिया होगा, क्योंकि ये रुक नहीं रहा, चले ही जा रहा है। तो इसके हिसाब से अगर मैं बोलूं तो पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना चाहिए मंकी को, क्योंकि इसने तो बहुत सारे चक्कर लगाए। लेकिन ऐसा तो मैं तब बोलूंगा जब सवाल में लिखा हो कि भाई बहुत सारे चक्कर लगाए, ऐसा तो इन्होंने कुछ लिखा ही नहीं। एक चीज, दूसरी बात ये, अगर मान लो ये एक ही चक्कर लगा के रुक जाए, अब बोलोगे सर आप कैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो, छोटा सा सर्कल था, एक चक्कर लगा के रुक गया, बहुत बड़ा डिस्टेंस तय नहीं किया, तो इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानना चाहिए। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। देखो अब ऐसे हालात में आप क्या जवाब दे सकते हो। अब आप सिंपल वे में ये बोलो
कि यार ये डिपेंड करता है सर्कुलर ट्रैक का साइज कितना है। अगर एक ही चक्कर लगाए तो भी सर्कुलर ट्रैक का साइज कितना है। अगर सर्कुलर ट्रैक का साइज बहुत बड़ा है तो आप बोल देना सर मंकी को मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट मानूंगा, और अगर सर्कुलर ट्रैक का साइज छोटा है तो आप बोलोगे मैं मंकी को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानूंगा। तो ऐसी सिचुएशन में जहां इन्होंने कुछ लिखा ही ना हो, समझाया ही ना हो कि वजह क्या है एक्चुअल में नहीं पता, तो एक बात बताओ, सर्कुलर ट्रैक कब बड़ा होगा? जब सर्कुलर ट्रैक का क्या बड़ा होगा? रेडियस। आप जानते हैं ना, अगर इसका रेडियस r है और मैं बोलूं पूरे सर्कल की लंबाई कितनी है, तो आप बोलोगे सर इसका सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr। जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका सरकमफेरेंस भी ज्यादा होगा। तो अब ऐसे में आप जवाब क्या लिखोगे? आप सिंपल वे में लिखेंगे इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज वेरी लार्ज, इन दिस केस मंकी कैन बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। और फिर नंबर 2 डाल के लिख देना इफ the radius of the circular track is very small, बहुत छोटा है, in this case monkey can't be treated as a point object। तो मेरा कहना यह है कि आप जब दोनों बातें लिख दोगे ना तो टीचर समझ जाएगा कि बच्चे को पता है कि अगर सर्कुलर ट्रैक बड़ा होगा तो पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेना, छोटा होगा तो पॉइंट ऑब्जेक्ट मत मानना। या आप ऐसे भी बोल दो अगर ये सर्कुलर ट्रैक के ऊपर बहुत सारे चक्कर लगाएगा, बहुत ज्यादा डिस्टेंस बार बार चक्कर लगा रहे तो भी लंबा डिस्टेंस तय किया, तो इस केस में भी हम इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और अगर एक आधा ही चक्कर लगाया और सर्कुलर ट्रैक छोटा भी है तो हम इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। बेस्ट आंसर आप इसका यही लिखेंगे कि हम तब के केस में इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे जब सर्कुलर ट्रैक बहुत ज्यादा बड़े रेडियस का होगा, और तब के केस में नहीं मानेंगे जब सर्कुलर ट्रैक बहुत बड़े रेडियस का नहीं होगा। तो आपको ऐसे केस में जब आप कंफ्यूज हो, नहीं पता, तो आप दोनों ही बातें लिख देना, टीचर खुद ब खुद समझ जाएगा इसका जवाब यही होगा। ओके, आई थिंक अब आप लोग क्लियर हो गए होंगे। अब आता है हमारे पास तीसरा सवाल। ए स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। कह रहा है हमारे पास एक स्पिन आप जानते हैं ना, बॉल एक तो होती है सीधी चलते हुए चले जाए, एक होती है गोल गोल घूमते घूमते जा रही है। तो बॉल का गोल गोल घूमते घूमते जाना इसे बोलते हैं स्पिन करते हुए बॉल का जाना। कह रहे एक स्पिनिंग बॉल थी, वो एकदम से टकराई ग्राउंड से और बहुत दूर। हिटिंग क्या लिखा है? स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। कह रहा है ग्राउंड से टकरा करके शार्पली एकदम से हिट करके चली गई बहुत दूर। अब बात फिर से थोड़ी सी वही आ गई, अब ये कॉमन सेंस से जवाब देना है। कह रहे अब हम बॉल को पॉइंट ऑब्जेक्ट माने या ना माने? तो भाई देखो, अगर बॉल को किसी ने बहुत तेज फेंका है और वो टर्न करते हुए आ रही है, तो टकराने के बाद बहुत तेज आने वाली बॉल जैसे ही टकराएगी और बहुत तो दूर नहीं जाएगी। कहाँ बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएगी सर वो। अच्छा, तो अब जैसे मान लीजिए सवाल कहाँ गया? हाँ, स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। तो कह रहे हैं जब ना स्पिन करती हुई बॉल जाती है तो टकराने के बाद ना बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती। अब नहीं जा पाती तो इस केस में आप बोलोगे कि हम इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही सवाल हम ऐसे बोल दे कि बॉल फुल स्पीड में फेंकी बॉलर ने और बैट्समैन ने पूरी ताकत से बॉल को मारा और 6 चला गया, बॉल से 6 मार दिया उसने, तो अब बताओ, तो अब आप बोलोगे सर बॉल के कंपैरिजन में बहुत बड़ा डिस्टेंस तय हुआ है, तो जाहिर सी बात है इस केस में मुझे बॉल को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना चाहिए। तो कहीं कहीं की सिचुएशन भी आपको समझनी होगी। ऐसा मत सोचना कि यही सवाल आएंगे, कुछ भी आ सकता है। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर है तो आप इसका जवाब आराम से दे सकते हैं। ओके, अब हमारे पास अगला एक सवाल है। टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ ए टेबल। अब ये कह रहे हैं कि टम्बलिंग बीकर है, मैं ये बुक साइड में रख दूं जरा। टम्बलिंग बीकर, एक टम्बलिंग बीकर है, वो ना एक टेबल के किनारे से फिसल करके नीचे गिर गया है। बताइए हम उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट माने के लिए? देखो, ये कह रहे हैं कि मान लीजिए ये रहा आपके पास आपका एक टेबल और ये टेबल के 4 पैर है, 4 legs ऑफ द टेबल। अब यहाँ पर आप लोगों के पास एक ना बीकर है, ये रहा बीकर, आपने देखा होगा। अब ये बीकर ना टम्बलिंग मतलब लुढ़कते लुढ़कते आया और एकदम से आकर के नीचे की तरफ गिर गया। कह रहा अब इस बीकर के गिरने को क्या, जब ये गिरेगा तो क्या मैं इस बीकर को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानूं या नहीं मानूं? तो अब आप आराम से जवाब दे सकते हो। आप बोलोगे सर हमने तो अपने आसपास में जो लैब वगैरह में बीकर देखे हैं वो इतने ही बड़े होते हैं जितना बड़ा ये मार्कर है, और टेबल जो हमारे यहाँ जनरली टेबल होते हैं वो बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं होते, ठीक ठाक साइज के होते हैं। तो अगर एक बीकर आकर के लुढ़क के नीचे गिर जाता है तो हमें तो नहीं लगता कि बीकर ने बहुत बड़ा डिस्टेंस तय किया टेबल से नीचे गिरने में, तो इस केस में हमें बीकर को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानना चाहिए। लेकिन अगर यही वाला बीकर मैं 5वें फ्लोर से ले जाकर के फेंकूं और बोलूं अब बताना जरा
कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट मानूं कि नहीं, तो तुम बोलोगे यस सर, 5वां फ्लोर मतलब ये 5 फ्लोर के साइज के कंपैरिजन में तो बहुत छोटा है, और अगर वो 5वें फ्लोर से नीचे गिरेगा तो ये बहुत बड़ा डिस्टेंस तय करेगा अपने साइज के कंपैरिजन में, तो अब आप इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करोगे। लेकिन इस केस में हम इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी बीकर ने अपने साइज के कंपैरिजन में बहुत बड़ा डिस्टेंस तय नहीं किया है। तो ये था आपका भाई एनसीईआरटी का एक पहला क्वेश्चन। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस पहले क्वेश्चन में इन्होंने ये बिल्कुल नहीं लिखा कि व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, सीधा इन्होंने सवाल दे दिया और बोला चलो बताओ इनमें से कौन कौन से पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं और कौन से नहीं है। तो फिजिक्स ऐसी है भाई, एग्जाम में आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाएगी, इसलिए ये मत सोचना कि हम किताबों में डेफिनेशन लेंगे, उन्हें रट लेंगे, उन्हें याद कर लेंगे और एग्जाम में वो एज इट इज आ जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो जिन बच्चों ने मेरी पिछली क्लासेस नहीं लिया प्लीज ले लेना, क्योंकि वहां पर भी ऐसा मत सोचना कि रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन तो हमें किताबों से भी मिल जाएगी। आप जब तक वो क्लास नहीं देखोगे ना, आपको रेस्ट और मोशन से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा और जवाब देने में फिर से दिक्कत आएगी। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, 9818783701 ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। जिस बच्चे को भी लास्ट क्लास की वीडियो चाहिए वो मुझे इस नंबर पे मैसेज या कॉल कर देगा, मैं उन्हें भेज दूंगा। मैंने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप में मैं बच्चों को ऐड कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन के लिए क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, आप चाहो तो क्लासेस ले सकते हैं और उसी ग्रुप में मैं नोट्स भी डालता हूँ। तो जो बच्चे मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं कर लें, बोलना चाहते हैं सर मैं ग्रुप में ऐड होना चाहता हूँ हो जाए। उसके बाद जब आपका मन करेगा तो आप क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे और नहीं मन करेगा तो इट्स ओके, फिर क्लासेस कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, उसी में मैं नोट्स भी दूंगा, उसी में असाइनमेंट भी दूंगा, उसी में होमवर्क दूंगा, सब कुछ उसी के अंदर रहेगा। तो चलिए फिर अभी के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी की चीजें फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर किसी को फिर भी कोई डाउट भी होता है तो आप अभी क्लास फिनिश होने के बाद आप मुझे कॉल करके फोन पे पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लो सर इस केस में क्या होगा, कोई भी डाउट होता है मैं बता दूंगा। ठीक है, लेकिन 1 घंटे के पहले उसके बाद फिर मेरी दूसरी क्लास भी होगी 12th की। तो चलिए अभी के लिए इतना रहने देते हैं, मेरी अभी एक क्लास और है इसके बाद, और अगर कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। मैं यहाँ पे मैथ और फिजिक्स दोनों की क्लासेस मैं ही लेता हूँ, जिसको भी ट्रायल लेना है ले सकता है। ओके बाय।